आज हम टॉपिक देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक। हम्म। ये प्रायः जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें उसका सबसे पहला पार्ट है लिथोस्फियर। टोटल 4 पार्ट होते हैं: लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर और बायोस्फियर। ये टोटल 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में से पहला पार्ट है लिथोस्फियर। उसके शुरुआती में पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। उसको मैं छोड़ के अगला टॉपिक देख रहा हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम शुरुआत में जानेंगे, कैसे कैसे शुरुआत में अनुमान लगाया गया पृथ्वी के अंदर के बारे में। ठीक। तो सामान्य तौर पे पहले बड़ी बड़ी मशीनें या ऐसी कुछ टेक्निकल चीजें नहीं हुआ करती, जैसे कि सिस्मोग्राफ, भूकंप यंत्र। तो उसके पहले पृथ्वी के खुदाई के बारे में जो संरचनाएं पृथ्वी के अंदर से निकल के आती थी, उसी से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल के आ रहा है, ठीक, ऊपर से उल्का पिंड गिर रहा है आसमान से, इसके बारे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि इन्हीं सब चीजों से पृथ्वी बनी हुई है, अंदर की चीजें बनी हुई है। तो उससे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया गया। जैसे कुछ इसको कहते हैं कुछ को प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत में बांटते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे हो गया ज्वालामुखी जो अंदर से निकला हुआ है, ये प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्का पिंड आ जाते हैं। ठीक। और पृथ्वी का जो भूकंपी लहरें होती हैं उसको भी अप्रत्यक्ष स्रोत के तौर पे गिना जाता है। ठीक। ये सब चीजें हैं। तो हम कुछ पहले अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में देखेंगे। जैसे ताप, दाब, ताप दाब, घनत्व। ठीक। तो शुरुआत में जब खुदाई की गई पृथ्वी के नीचे, तो देखा गया कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है और ये प्रति 100 मीटर पर लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है प्रति 100 मीटर पर। और यह भी देखा गया कि दबाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी नीचे जाएंगे, सीधी सी बात है, ऊपर वाली मिट्टी का दबाव होगा, ऊपर वाली मिट्टी या चट्टानों की संरचना का ऊपर नीचे की तरफ दबाव होगा। तो दबाव बढ़ने के साथ जो एटम है उस पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है उसका तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक। तो दबाव बढ़ने से तापमान बढ़ गया और दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ गया। तो ये संरचनाएं आपस में ये तीनों जुड़ी हुई हैं। ठीक। ताप दाब नीचे की तरफ जाने पृथ्वी के ताप दाब घनत्व बढ़ता है। तो ये बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप अधिक उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा प्रति किलोमीटर प्रति 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यह देखा गया कि दो जगहों पे अंतर आ गया। जैसे किसी ज्वालामुखी के आसपास, ज्वालामुखी मतलब जहां दरार हो गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दरार पैदा हो गया, भूपटल पे दरार है जहां से ज्वालामुखी निकलने की संभावना है, वहां पर देखा गया तो लगभग 43 किलोमीटर की गहराई में, अमेरिका का एक स्थान है वहां पर 43 किलोमीटर की गहराई में लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया गया, जो चट्टानों के पिघलने की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक। शुरुआती चट्टानों के पिघलने के 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रारंभिक अवस्था होती है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। और जहां पर स्थिर भूखंड है, स्थिर भूखंड का मतलब जहां पर दरारी और उद्भेदन लावा संबंधित नहीं है, मतलब क्रैक से संबंधित नहीं है, वहां पर जब देखा गया इतना गहराई में, तो वहां पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड बस रहा। कितना अंतर आ गया? जहां पर दरार है वहां पर 43 किलोमीटर की गहराई में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहां पर सामान्य परिस्थिति, जहां पर दरार नहीं है, ज्वालामुखी से कोई क्या कहते हैं दूर दूर तक साक्ष्य नहीं है, स्थिर भूखंड है, वहां पर इतने लगभग 40-45 किलोमीटर की गहराई पर देखा गया, वो पाया गया केवल 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। तो इससे भी कुछ खास अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उतनी ही लगभग गहराई में दोनों जगह अलग अलग साक्ष्य पाए गए। और ये भी कहना गलत हुआ कि पृथ्वी का घनत्व तो गहराई के साथ उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस है वो ये कहता है कि एक निश्चित दबाव तक ही कोई चीज सिकुड़ती है। सिकुड़ने का एक क्या कहते हैं निश्चित सीमा होती है। मतलब किसी चट्टान पे अगर लगातार दबाव डाला जाए तो वो लगातार सिकुड़ती नहीं रहेगी, एक सीमा के बाद उसका सिकुड़ना या क्या कहते हैं समेटना रुक जाएगा, सिकुड़ना बंद कर देगी। मतलब दबाव के बाद एक सीमा के बाद उसका घनत्व बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इससे भी कुछ खास, घनत्व से भी कुछ खास अंदाजा नहीं लगा सकता, तापमान से भी कुछ खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और वैसे ही क्या कहते हैं ताप के बारे में भी कहा जाता है, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद कुछ नई संकल्पनाएं आई जो आधुनिकता से रिलेटेड, जैसे भूकंप विज्ञान से संबंधित साक्ष्य। ज्वालामुखी तो
पहले भी ज्वालामुखी के बारे में साक्ष्य थे, आज भी साक्ष्य है। तो ज्वालामुखी के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वी में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ से पिघला हुआ लावा निकल रहा है। कोई तो एक ऐसी जगह है जहाँ से पिघला हुआ लावा निकल रहा है, मतलब पृथ्वी के अंदर एक परत ऐसी ज़रूर है जहाँ पर पिघला हुआ लावा है, ठीक? जहाँ पर पिघला हुआ लावा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक एक दबाव अगर जहाँ पर बहुत अधिक हो, वहाँ पर कोई भी चीज़ पिघली अवस्था में नहीं रह सकती। जहाँ पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए, वहाँ भी कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ बहुत पिघली हुई अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसके बारे में भी, इससे ज्वालामुखी से भी कुछ खास नहीं पता चलता। हालाँकि उसके बारे में बाद में ये कहा गया कि ऐसा संभव है कि दबाव के कारण वो पिघली हुई अवस्था में न हो, दबाव के कारण वो ठोस अवस्था में हो, लेकिन कहीं पर अगर क्रैक हो जाए, दरार उत्पन्न हो जाए, तो दबाव थोड़ा कम हो जाता है। दबाव जैसे ही ऊपर से भूपटल का कम होता है, वैसे ही चट्टानें चूँकि गर्म है, प्रेशर वहाँ पर बहुत अधिक है, गर्म है, इसलिए वो पिघल जाती हैं। ठीक? ये सब सामान्य ज्वालामुखी के साक्ष्य हो गए। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज माना जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स एक संस्थान है। इसने अपना ब्यौरा दिया है, क्या कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। वो कई साक्ष्यों से, कई जगहों से साक्ष्य इकट्ठा करके दिए हैं, जैसे भूकंप विज्ञान उसमें सबसे प्रमुख साक्ष्य है। ठीक? तो भूकंप विज्ञान के से पढ़ने से मतलब इसके साक्ष्य, इसके बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने से पहले पहले भूकंप विज्ञान के जो कुछ मुख्य तरंगे होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं, भूकंप विज्ञान को समझ लेते हैं। ठीक? देखिए, जो तरंगे होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। प्राथमिक प्राथमिक ये भूकंप विज्ञान के बारे में कहा जाता है, प्राथमिक और द्वितीय तरंगे कहते हैं, द्वितीय द्वितीय। ठीक? प्राथमिक को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग, और द्वितीय कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। ठीक? अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग। ठीक? अनुप्रस्थ तरंग दो तरंगे हैं महत्वपूर्ण। प्राथमिक तरंग जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, जो तरंग के चलने की दिशा में ही जो तरंग कंपन होता है, तरंग का कंपन जो होता है, कणों का कंपन होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि हम लाइन से कुछ कांच की गोलियां रखते हैं जो हम लोग खेलते थे, ठीक, अगर हम इसमें एक में थोड़ा सा झटका दें, जर्क दें, तो ये दूसरे से टकराएगी, दूसरी वाली तीसरी से, तीसरी वाली चौथी से, ये तरंग यहाँ तक पहुंचेगी। और ये कण कंपन कैसे कर रहे हैं, ये इससे टकराई तो ये आगे वाले से टकराई, आगे वाले से टकरा के फिर बैक गई, पीछे वाले से फिर टकराई, तो ये तरंग ऐसे जा रहा है, फिर बैक आ रहा है, फिर इससे टकराकर फिर इधर की जा रहा है, मतलब कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन हो रहा है। इसको कहते हैं प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरा है द्वितीयक तरंग, इसमें कंपन कैसे होते हैं, इसमें अगर तरंगे ऐसे चल रही हैं तो कंपन ऐसे होते हैं, लंबवत, ट्रांसवर्स। ठीक? इसको इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। तो भूकंप विज्ञान में इसका महत्व इसलिए है कि दोनों के कंपन के कारण ही पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। जो दोनों तरंगे हैं उनमें जो कणों की कंपन है, उसी आधार पर पृथ्वी के धरातल में भी कंपन उत्पन्न होता है। ठीक? तो इन्हीं कंपनों के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया गया है। हाँ, इन दोनों का नाम है, पहले का प्राइमरी तरंग जिसको नाम दिया गया पी, और दूसरे को सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी वेव्स, जिसको नाम दिया गया एस। ये मूल तरंगे हैं। इसके बाद कुछ छोटी तरंगों, क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंगों को या लघु तरंगों को भी ज्ञात किया गया। जैसे एक तरंग पी डैश एस डैश, उसके बाद पी जी एस जी। ये मतलब इन दोनों, बस अंतर ये होता है कि ये तरंगे, इनकी स्पीड अधिक होती है, इनकी रफ्तार अधिक होती है, इनकी रफ्तार उससे कम, और इसकी रफ्तार सबसे कम होती है। और इनकी जो विशेषता होती है, पी वाले की P1 जैसी होती है, इन तीनों की एक जैसी होती है, इन तीनों की एक जैसी होती है। सेकेंडरी मतलब अनुप्रस्थ तरंग,
और प्राइमरी मतलब अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, ये तरंग के हिसाब से समझेंगे। इन तीनों तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में के बारे में कुछ छोटी छोटी शुरुआती व्याख्याएं बताते हैं। तो ये कहा गया कि जो सबसे भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी जो सबसे ऊपरी परत है, उसमें कल्पा की, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में वहां के सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया गया कि पीजी और एसजी तरंग जो होती है पृथ्वी की केवल भूपर्पटी ऊपरी परत में चलती है। पृथ्वी की ऊपरी परत में चलती है, जो मूलतः परतदार चट्टानों की बनी हुई है। परतदार चट्टानों और परतदार और ग्रेनाइट की, जिसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व है परतदार चट्टानों का। तो पीजी और एसजी जो सबसे धीमी तरंगें चलती हैं, ये केवल पृथ्वी के भूपर्पटी से होकर जाती हैं और इसको चलने में समय लगता है, मतलब एक जगह ज्यादा देर तक रुकती है, इसलिए ये सबसे विध्वंसकारी होती है। ये किसी भी भूखंड पर उसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, किसी भी मानवीय संरचना को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है पीजी और ईएसजी तरंगे। उससे धीरे वाली चलने वाली तरंगे ये है, और उससे तेज चलने वाली तरंगे ये जो है पृथ्वी की परत, जो ऊपरी परत है उसके नीचे चलती है। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे चलती है, जहां पर घनत्व 3 या 3.1 के आसपास होता है, जिसको कहा गया कि ये बेसाल्ट परत में चलती है। बेसाल्ट परत और पी यस तरंगे जो मुख्य तरंगे, जो जिनकी स्पीड सबसे अधिक होती है। कहीं पर भी भूकंप आता है, भूकंप मूल से जब परपटी पहुंचता है तो सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं, हमें सबसे पहले इन्हीं तरंगों का अनुभव होता है, पी तरंगों का, उसके बाद यस तरंगों का, इनकी गति सबसे अधिक होती है। तो ये जो होता है ये पृथ्वी के अंदर तक प्रवेश करती है, जहां घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, इन तीनों के आधार पर पृथ्वी के ऊपरी और पृथ्वी के अंदर की भी कुछ संरचना को डिवाइड किया गया। लेकिन जो मुख्य डिवीजन है वो ये जो आप चित्र देख रहे हैं वही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा किया गया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। देखिए, भूकंप विज्ञान, जो पी तरंग होती है, जब कहीं पर भूकंप आता है तो पी तरंग जो चलती है, होना यह चाहिए, कायदे से होना यह चाहिए कि पी तरंग अगर यहाँ पर भूकंप आता है तो यहाँ से ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, पूरे पृथ्वी के आर पार जाए, लेकिन एक सीधी दिशा में। लेकिन ऐसा तब होता जब पूरे पृथ्वी का घनत्व एक जैसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, पृथ्वी का पूरा घनत्व एक जैसा है नहीं, पृथ्वी का घनत्व अंदर जाने पर बढ़ता जाता है, इसलिए ये तरंगे वक्राकार में हो जाती है, मतलब जो सीधी जानी चाहिए वो ऐसे जाती है। वक्राकार दिशा में क्यों मुड़ती है? आप लोग बेसिक चीजें साइंस में पढ़े होंगे कि दो परत में अगर ऊपरी परत का घनत्व, घनत्व में दो परत के बीच अगर कोई तरंग गुजर रही है और दोनों के घनत्व में अंतर है, दोनों के घनत्व में अंतर है, तो वो तरंग जो होती है वो मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, दोनों तरंगों में जब अंतर आता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, जब ये भूकंप मूल, दो चीजें होती हैं, एक जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक, उसको कहते हैं भूकंप मूल, फोकस। ठीक, अर्थक्वेक फोकस। और जहां पर सबसे पहले पहुंचता है, मतलब धरातल के अंदर उत्पन्न होगा भूकंप, और धरातल पे जहां सबसे पहले उत्पन्न होगा उसको ईपी सेंटर कहते हैं, भूकंप केंद्र। ईपी सेंटर, भूकंप केंद्र। ठीक, और ये भूकंप केंद्र होता कहाँ है? जो
जहां पर भूकंप मूल होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है, उसके जस्ट 90 डिग्री पर ऊपर धरातल पर, ठीक वहीं पर भूकंप केंद्र होता है। तो इस यहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है। तो भूकंप मूल से जब भूकंप उत्पन्न होता है तो मूल के चारों तरफ वो वक्राकार मार्ग से गति करता है। क्योंकि वक्राकार मार्ग इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पृथ्वी की जो परत है, जैसे जैसे वो अंदर जाएगा घनत्व तो बढ़ता जाएगा, प्रति लेयर की घनत्व तो बढ़ती जाएगी, घनत्व तो बढ़ते के साथ साथ वो मुड़ता जाता है। जैसे जैसे घनत्व तो बढ़ती है तो मुड़ता जाता है, ऐसे सीधे जाने के बजाय ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ते मुड़ते वक्राकार मार्ग ग्रहण कर लेता है। और जो पी और यस तरंग में से यस तरंग जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि वो लिक्विड में नहीं चल पाती, तरल पदार्थ में नहीं चल पाती है। अगर यस तरंग को हम पानी में से सोचे चला दें तो नहीं चल पाएगी, जल में से नहीं चल पाएगी। जल के केवल सतह पे चलती है। जैसे हम कोई ढेला जल में फेंक दें तो जल के अंदर वो बहुत प्रभावित नहीं करती, लेकिन जल पर, जल के सतह पे ऐसे ऐसे गति होती है, लहरदार गति होती है, वो यस तरंग ही होती है। तो क्योंकि सरफेस टेंशन होता है सतह पे, इसलिए सतह पे वो तरंग चलती है, अंदर नहीं चलती। तो जो यस तरंग होती है उनमें लंबवत कंपन के कणों के लंबवत कंपन के कारण वो केवल ठोस में ही गति कर पाते हैं। जैसे एक ऐसा कुछ समझिए कि एक ये ठोस पदार्थ है, अगर हम इसको यहां पर ऐसे झटका दें, दबाव दें, तो ये यहां पर उठ जाएगा ना। लेकिन अगर यही पदार्थ तरल होता, ऐसे रखा होता, पानी रखा होता, और उसमें हम यहां दबाव देते तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस तरंग में चूंकि कंपन ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, इसलिए अगर लिक्विड होता तो ऐसे दबता तो यही हिस्सा बस नीचे दबता, इधर का कोई फर्क न पड़ता। इसलिए लंबवत कंपन इधर पर असर नहीं डालता है, लंबवत कंपन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कुल मिलाकर लंबवत कंपन लिक्विड में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरल में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यस वेव तरल में नहीं चलती है, ठीक। तो यह देखा गया कि पृथ्वी के केंद्र से 120 अंश के कोण पर यस तरंग तो देखी गई, लेकिन 120 के बाद यस तरंग कहीं दिखी नहीं। इधर भी 120 और इधर भी 120। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के कोर में कोई एक ऐसा भाग है, ठीक, उसका आंकड़ा लगाया गया जिसको पाया गया कि 2900 किलोमीटर पे, 2900, ये देखिए यहाँ पर 2900 किलोमीटर आउटर कोर जिसको कहते हैं कोर। यहां से 2900 किलोमीटर के बाद से ये तरंगे गायब हो गई है। इसका मतलब कि 2900 किलोमीटर के बाद का हिस्सा तरल है, लिक्विड है, इसलिए उसमें वो प्रवेश नहीं कर पा रहे, ठीक। और क्या हुआ, अब देखिए इसमें क्रस्ट, मेंटल, मेंटल का दो हिस्सा है, इसके बाद कोर, कोर का भी दो हिस्सा है। तो जैसे ही तरंगे पी तरंग क्रस्ट को पार करती है, क्रस्ट में भी दो लेयर है, ठीक, क्रस्ट में भी दो लेयर है। दोनों में तरंगों की गति में अंतर आता है। पी तरंग की गति इसमें कम होती है, इसके नीचे बढ़ जाती है, इस वाले लेयर के नीचे क्रस्ट, इसको ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट कहते हैं। वैसे ही जैसे क्रस्ट से मेंटल में प्रवेश करती है, क्योंकि इसका घनत्व देखिए बढ़ता जा रहा है, क्रस्ट से मेंटल का जो बॉर्डर एरिया है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो लाइन है, वहां पर घनत्व 3.3 है, यहां पर घनत्व एकाएक बदल जाता है, ठीक। घनत्व बदलने के कारण जो तरंग की स्पीड है एकाएक इसमें बढ़ जाती है, इसलिए इनको एक असंबद्धता क्रिएट होती है। असंबद्धता का मतलब डिसकंटिन्यूटी, इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब ये इसको अलग कर देता है। जैसे दो अलग अलग परत को जोड़ा जाए, लेकिन वो एकदम जुड़ के क्या कहते हैं, एकदम बराबर नहीं होगी, क्योंकि उसकी लेयर जो होती है वो अलग अलग घनत्व की है। अलग अलग घनत्व के कारण वो बीच का जो एरिया होगा वो कुछ कॉमन एरिया होगा इन दोनों के बीच का, ठीक। तो जहां से अलग होता है उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। तो इस असंबद्धता क्षेत्र, क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता क्षेत्र है, इसको ज्ञात किया था मोहोरोविकिक ने, ये मोहोरोविकिक, ठीक, ये मोहोरोविकिक, ठीक, ये मोहोरोविकिक ने। तो इस संबद्धता का नाम इन्हीं के नाम पर मोहो असंबद्धता कर दिया गया। मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता का मतलब जो जुड़ा हुआ, सटा हुआ तो है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, संबद्ध नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, बस आपस में चिपका हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्योंकि यहां से घनत्व तो बदल जाता है, यहां से मेंटल की शुरुआत होती है
और इनकी गहराई कितनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी ने इसकी गहराई जो बताया, ये क्रस्ट की औसत गहराई 30 किलोमीटर, ठीक। और यहां से 30 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, लेकिन मेंटल पूरा एक जैसा नहीं है, मेंटल के बीच बीच में घनत्व में अंतर आता जाता है। जैसे 30 किलोमीटर से जब आगे बढ़ते हैं तो 30 किलोमीटर कुछ एरिया छोड़कर लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का एरिया जो है वो इसको कहा गया है एक सेमी लिक्विड एरिया है। सेमी लिक्विड का मतलब अर्ध पिघली हुई अवस्था, ये वाला एरिया, ठीक। 100 किलोमीटर ये जो एरिया है ये अर्ध पिघली हुई अवस्था में, अर्ध पिघली मतलब आधा ठोस आधा पिघला हुआ, ठीक। तो इसके बाद इसके जो नीचे शुरू होता है, इसके नीचे 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर अपर मेंटल आता है, ऊपरी ऊपरी मेंटल, ठीक। तो ऊपरी मेंटल का घनत्व तो निचले मेंटल के घनत्व से अंतर है, अंतर कितना है ये देखिए 4.3 और अंतर होगा, ठीक है। तो घनत्व में अंतर के कारण अपर मेंटल और 700 किमी की गहराई तक के बाद उसके ऊपर अपर मेंटल और उसके नीचे का हिस्सा लोअर मेंटल तक माना गया, और लोअर मेंटल की गहराई जो है 2900 किमी है। अब इसमें ध्यान दीजिए, घनत्व में अंतर देखिए, लोअर मेंटल के निचले हिस्से का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं मेंटल खत्म होता है 2900 किमी की गहराई के आगे पहुंचते हैं, नीचे पहुंचते हैं अंदर, तो एकाएक घनत्व बढ़ के 10 पहुंच जाता है। यहाँ पर तरंगों की गति बढ़कर, जो पी तरंग है उसकी गति बढ़कर 13.56 के आसपास हो जाती है, 13.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति हो जाती है मेंटल कोर में प्रवेश करते ही। तो इस आधार पे पी तरंगों की गति तो बढ़ जाती है, लेकिन यहीं से यस तरंगें गायब हो जाती हैं। क्यों गायब होती हैं? क्योंकि इसके बाद जो है लिक्विड शुरू हो जाता है, ठीक। फिर देखा गया कि 5150 किलोमीटर पर जाकर तरंगों की गति में फिर वृद्धि होती है, पी तरंग गति में। इससे अनुमान लगाया गया कि फिर इनर जो कोर है, आंतरिक जो कोर है वो ठोस अवस्था में, ठीक। तो इस आधार पे इनको इन्हीं मुख्य बड़े 3 भागों में और हर भाग को 2-2 हिस्सों में, क्रस्ट 2 भाग में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल 2 भागों में, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और कोर 2 भागों में, आउटर कोर और इनर कोर में बांटा गया, ठीक। इसमें बस ध्यान से समझना है कि अपर मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा उसका कुछ हिस्सा सेमी लिक्विड में है, ठीक। और माना जाता है जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो उसमें प्लेटें इसी के ऊपर तैरती हैं, जो सेमी लिक्विड है, अर्धगलित अवस्था में। इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक। दुर्बलता, दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बलता मंडल, इसमें लिख लीजिए कहीं दुर्बलता मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं लो वेलासिटी जोन, जहां पर तरंगों की गति धीरे हो जाती है। ये जो क्रम में अंतर आता है ना तरंगों की गति के आधार पे है। यहाँ से तरंगे बढ़ती हैं, क्रस्ट के दूसरी लेयर में जाने पर इनर क्रस्ट में तरंगों की गति बढ़ जाती है। फिर जैसे ही मेंटल प्रवेश करता है और गति बढ़ जाती है पी तरंगों की। वैसे ही जैसे ही लो वेलासिटी जोन या दुर्बलता मंडल प्रवेश करता है गति कम हो जाती है, क्योंकि ये लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। इसके बाद गति फिर बढ़ती है पर मेंटल में 700 किमी, जब जहां से लोअर मेंटल शुरू होता है उसमें गति और बढ़ जाती है। आउटर कोर तक पहुंचते पहुंचते गति हो जाती है 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति हो जाती है तरंगों की। और वैसे वैसे गति बढ़ती जाती है। इसमें इनर कोर चूंकि ठोस है वहां गति और बढ़ जाती है, ठीक। तो पूरे पृथ्वी में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई तरंगे नहीं पहुंच पाती है। वो कौन सी? जैसे ये वाला एरिया तो हो गया, मान लीजिए जहां पर 120 अंश, जहां पर पी और एस दोनों तरंगे पहुंचती है, पी और एस, ठीक, पी एस दोनों तरंगे पहुंचती है। लेकिन जो तरल अवस्था है 2900 किलोमीटर वाला, इसमें पी तरंगे तो पार कर जाती है, लेकिन एस तरंगे यहीं से गायब हो जाती है।
लेकिन 120 से 145 अंश तक ये जो एरिया है, इस एरिया में कोई तरंग का पता नहीं लगाया गया। मतलब इस एरिया में तरंगे नहीं देखने को मिलती। अगर यहाँ पर तरंग उत्पन्न हुई तो उस तरंग उत्पन्न होने के 120 से 145 अंश कोण पर कोई तरंग, न यस तरंग मिलती है, न पी तरंग मिलती है। इसको कहते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र, शैडो जोन, छाया क्षेत्र। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। इसमें बस समझना यह है कि तरंगों के आधार पे पूरे भूमंडल को या पूरे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और सभी क्रस्ट को भी 2 हिस्से हैं, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट या ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और आउटर कोर, इनर कोर। देखिए हाँ, इसमें एक चीज और छूट गई। जो आउटर कोर और लोअर मेंटल को अलग करता है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता है। जैसे यहाँ पर मोरो की थी क्रस्ट और मेंटल के बीच, वैसे मेंटल और कोर के बीच जो अलग करता है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग विचर्ड, विचर्ड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। ठीक, ये लगभग चीजें इसमें कंप्लीट हो गई हैं। और अब इसके बाद हम पृथ्वी या जो महाद्वीपों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में